तो हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट। अगर आप सी एस बी एस में हैं और अगर आप कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग हमेशा की तरह डीप में कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले डीप पे चलते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो अगर लेट सपोज हमारे पास एक कॉइन है, इसे हम टॉस करते हैं और लेट सपोज इसे हम 100 बार टॉस करते हैं। कॉइन को 100 टाइम्स टॉस करते हैं और 90 टाइम्स हमारे पास हेड आता है और 10 टाइम्स हमारे पास टेल आता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से डोमिनेंट कौन है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा हेड। हेड डोमिनेंट है क्योंकि हेड आया 90 टाइम्स। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि मैंने क्या बोला, तो आप समझ जाइए कि आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस समझ में आ गया। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या बोलता है कि जो भी डेटा है उसके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे, यानी कि उसके जो डोमिनेंट कंपोनेंट होंगे, वो उस पूरे डेटा को डिफाइन करेंगे। उस पूरे डेटा को, उसका नेचर उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट ही डिफाइन करेंगे। मतलब मतलब ये कि अगर हमारे पास एक पॉट या एक बैग में अगर बॉल्स है, लेट सपोज हमारे पास रेड बॉल्स है और वाइट बॉल्स है। लेट सपोज 10 में से 8 जो बॉल्स है वो रेड बॉल्स है और जो 2 बॉल्स है वो वाइट बॉल्स है। तो जो रेड बॉल्स होंगे वो डोमिनेंट होंगे, यानी कि मैक्सिमम जो बैग में कौन से बॉल्स दिखेंगे? मैक्सिमम बैग में आपको रेड बॉल्स दिखेंगे। सेम काम करता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके काम मशीन इसमें इसके काम इमेज प्रोसेसिंग में भी होते हैं। बहुत सारे जगह पे जहाँ पर भी आपको डायमेंशनल रिडक्शन होता है, जैसे एग्जांपल में आपके पास कोई 3D इमेज है। थ्री 3D इमेज को आप चाहते हैं कि 2D में कन्वर्ट कर दें। डायमेंशनलिटी रिडक्शन उसका एक काम होता है कि 2D 3D 2D कर दे, 2D से 1D कर दे। इस टाइप का ये कैसे करता है, उसके लिए आपको मशीन लर्निंग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इसको एक्चुअली क्या होता है कि आपको 3D एरे से 2D एरे में कन्वर्जन होता है, सेम डोमिनेंट वाला फीचर देख के। अगर हमारे पास डोमिनेंट फीचर है, उस डोमिनेंट फीचर को ये कंसिडर करता है और जो डोमिनेंट फीचर नहीं होता है उसे ये रिजेक्ट कर देता है। तो डोमिनेंट फीचर से वो सेकंड डायमेंशन, फिर सेकंड डायमेंशन एरे से फर्स्ट डायमेंशन एरे, इस टाइप की कन्वर्जन कराता है। उसकी मदद से हमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन मिलती है। सो सेम पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, रिडक्शन इन डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा। डेटा रिडक्शन इज द मेन टेक्निक। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। आप उससे इसके पढ़ सकते हैं थ्योरी। हम इसमें क्या फोकस करने वाले हैं और एग्जाम में क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। ये एक और काम आता है कि रिमूव मल्टी कोलिनियरिटी। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और हमारे पास इसमें ग्राफ में लेट सपोज इस टाइप में ये ए है, बी है और ये इस टाइप का डेटा है, तो हम लोग इस पे एक रिजल्टेंट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी होता है। ये थ्योरी आप पढ़ लेना। मैं आता हूँ सीधा इसके एडवांटेजेस के बाद, ये सॉल्व कैसे होता है और इसके एल्गोरिदम क्या है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द एल्गोरिदम ऑफ पीसीए एंड एक्सप्लेन। लेट्स सपोज आपको एक सवाल दे दिया जाएगा और आपको उसे सॉल्व करना है। सो एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग डेटा एंड डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा कंप्रेशन। या सिमिलरली अगर हमें कोई पीडीएफ को कंप्रेस करना पड़ता है, कोई इमेज को प्रोसेस के साथ साथ कंप्रेस करना पड़ता है, तो उसमें पीसीए का काम आता है। इट एलिमिनेट्स द रिलेटेड फीचर्स ऑफ एट्रीब्यूट रेफर्ड एज मल्टीकोलिनियरिटी। मैं आपको बताया मल्टी कोलिनियरिटी इशू को सॉल्व करता है। इट रिड्यूसेस द कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड टाइम फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर डेटा कंप्रेशन। एग्जैक्टली। अगर एक आपके पास एक इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक इमेज है जिसका जिसका साइज है 5 MB, और आप लेकिन इसको प्रोसेसिंग करने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसका साइज रिड्यूस कर दे 5 MB से 1 MB, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट हो जाएगा। सेम काम करता है, पीसीए को हेल्प करता है। नेक्स्ट है, it also saves machine learning models for overfitting conditions during training and testing stages. Yes,
अगर एक मॉडल का आपको पता होगा, मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट है तब तो, एक मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं बिना उस मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम उसे ट्रेन करते हैं उसकी एक्यूरेसी जानने के लिए। तो उस एक्यूरेसी जानने के प्रोसेस में अगर हमारे पास पीसी अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो उस पर ओवरफिटिंग या इसमें लोड कम पड़ता है। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है पीसीए में। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस में आते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा रेदर इफेक्टिव इन क्वालिटेटिव डेटा। ये सिर्फ उन डेटा पे काम करता है जिसमें न्यूमेरिक डेटा के फॉर्मेट में हो। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स होता है न्यूमेरिक डेटा, क्वालिटेटिव मीन्स भी डेटा में काम नहीं करता है। सेकंड डिमेरिट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डेटा इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट इज डिफिकल्ट। मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेट्स सपोज अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि 99% है, 99% टॉइन कॉस्ट टॉस किया गया था और वन वन को इग्नोर कर दिया गया था क्योंकि 99 डोमिनेंट है। पर ये वन को इग्नोर भी तो किया गया, इससे क्या हमारी एक्यूरेसी पे फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग 99 को कंसिडर कर रहे हैं, वन को इग्नोर नहीं कर सकते, ये इसका डिमेरिट है। हम लोग वन को इग्नोर कर सकते हैं तो ये 100% एक्यूरेसी नहीं देगा हमारे पास, डोमिनेंट की एक्यूरेसी देगा। नेक्स्ट क्या है, इट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वे टू डिसाइड हाउ मेनी कंपोनेंट्स इज टू रिटेन सीरियस ड्रॉबैक इज मेथड। सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास 8 रेड बॉल्स है और 2 वाइट बॉल्स है 10 में से, तो रेड को हम लोग कंसिडर करते हैं, वाइट को इग्नोर कर देते हैं। पर ये तो गलत बात है ना। अगर हमें एक्चुअल डेटा चाहिए, एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो हमें सबको कंसिडर करना पड़ेगा। ये कुछ डिमेरिट्स है पीसीए में। अब हम बात करते हैं कि पीसीए के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। पीसीए के एल्गोरिदम्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस आ जाता है तो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको एल्गोरिदम एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आता है कि ये ग्राफ वगैरह क्या है। तो लेट्स सपोज ये जो डेटा है, ये नॉर्मल डेटा है बिना किसी पीसीए एनालिसिस के बाद। फिर ये डेटा, अब पीसीए वन, मैं बताऊंगा पीसी वन क्या होता है। पीसी वन में डिपेंडेंट है, फिर ये डेटा, फिर नेक्स्ट डेटा पीसी टू में डिपेंडेंट है, और फिर नेक्स्ट डेटा पीसी थ्री में डिपेंडेंट है। यहाँ पर पीसी टू में था। और जब इन तीनों को, जब हम लोग एक पर्टिकुलर, इन तीनों ग्राफ को एक पर्टिकुलर ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का इलिप्स के फॉर्म में आता है, इलिप्टिकल फॉर्मेट में। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। इन तीनों को हम लोग ने इसमें इलिप्टिकल फॉर्मेट में ड्रॉ कर दिया। दिस सेम इज कॉल्ड एच प्लॉट। आपने नाम सुना होगा एच प्लॉट क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड एच प्लॉट, नथिंग एल्स। नाउ आते हैं इस पे, इसके एल्गोरिदम पे और इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ तक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप इसे रीराइट देखिए, लेकिन यहाँ से कुछ नया शुरू होने वाला है। यहाँ से आप एक्चुअल पीसीए देखने चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक डेटा है जिसका डेटा लेट सपोज ए और बी है, सैंपल वन, सैंपल टू, सैंपल थ्री, सैंपल फोर, ये 4 सैंपल दिए हुए हैं और ए और बी की वैल्यू दी हुई है। अब हमें इसका पीसीए कैसे निकालेंगे और इसका एच प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे वो सब जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ फीचर्स। नंबर ऑफ फीचर्स एन, एन से डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। नंबर ऑफ फीचर्स मीन्स फीचर्स ए और बी, या फीचर्स के जो कुछ और भी हो सकते हैं डेटा। तो ए और बी है तो दो हो गए, टू। और नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल्स है, तो 4 सैंपल्स है, तो कैपिटल एन का वैल्यू हो गया 4। अब हम चाहते हैं कि जो ए है उसका मॉड, मतलब उसका मीन आ जाए। तो मीन के लिए क्या, सम करेंगे अपॉन 4 नंबर जितने सैंपल्स हैं, तो 8 आ जाएगा। और बी का सम करने के बाद 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8.5 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम निकालते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। अगर आपको पता नहीं हो कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं जब हमें पीसीए फाइंड करना होता है। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स इस टाइप का हम लोग एस मैट्रिक्स निकालते हैं। एस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ ए, कोवेरियंस ऑफ ए बी, कोवेरियंस ऑफ बी ए, कोवेरियंस ऑफ बी बी। सो ए का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ ए मैट्रिक्स का, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक ए, जो ए आई माइनस ए बार इंटू ए आई माइनस ए बार सेम अपॉन एन माइनस वन। इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाता है एक्चुअल में, ए आई माइनस ए बार का होल स्क्वायर। ए बार क्या है, ए बार अपना मीन है। तो यानी कि यहाँ पर 4 था, तो 4 माइनस एट, क्योंकि मीन 8 है। फिर यहाँ पर 8 था तो 8 माइनस एट का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर था। 13 माइनस एट का होल स्क्वायर, 7 माइनस एट का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वन। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद ये 42 होगा, 14 आएगा। 14 क्या आएगा, कोवेरियंस ऑफ ए आएगा। सेम इसी तरह से कोवेरियंस ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे इसमें 2 बार ए था, दोनों बार ए आई माइनस ए बार था, इसमें इसमें ए बी है तो लास्ट में बी आई माइनस बी आर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -11 आ जाएगा। कोवेरियंस ऑफ बी बी सॉल्व करेंगे तो 23 आ जाएगा। कोवेरियंस ऑफ बी बी आ गया, कोवेरियंस ऑफ ए आ गया, कोवेरियंस ऑफ ए बी आ गया। और कोवेरियंस ऑफ ए बी और कोवेरियंस ऑफ बी ये दोनों सेम रहता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो 14, 23, -11, -11 डन, एग्जैक्टली डन। नेक्स्ट
हमें यहाँ तक तो निकल गया, कोवेरियंस आ गया। अब हम एस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। एस मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास मैट्रिक्स आता है, हमने पढ़ा होता लीनियर अलजेब्रा पिछले सेमेस्टर में, कि जब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उसके आइगन वैल्यूज निकालते हैं। सो सेकंड निकालते हैं, फोर्थ स्टेप होता है आइगन वैल्यूज निकालना। आइगन वैल्यूज क्या होता है? सी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आइगन वैल्यू निकालने के लिए। इसमें आई क्या होता है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स पे वन वन रहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो लैम्डा लैम्डा हो जाएगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इफ यू पुट दिस इन दिस इक्वेशन, विल गेट लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ तक मिलेगा ऐसे। फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व वी कैन सॉल्व दिस इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, या श्रीधर आचार्य फार्मूला यूज करके। सेम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर टू ए बी अपॉन टू ए, लाइक दिस। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास लैम्डा वन लैम्डा टू की दो वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हम लोग होंगे आइगन वैल्यूज। अब इस आइगन वैल्यूज में अब यहाँ तक अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग? पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज को लेके आगे सॉल्व करते थे। तो लेट्स सपोज फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं टेकिंग लैम्डा वन इज इक्वल टू 30.38, एक पर्टिकुलर वैल्यू लिए। अब उसको सी की जगह पुट करें तो इस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में? इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करते हैं। तो पुट किया हमने, हमने ये आया। अब हमारे पास एक वेक्टर लिखते हैं, तो ये क्यू वेक्टर होता है, क्योंकि जब हम पुट करते हैं तो हम लोग इसमें एक वेक्टर लिख देते हैं। तो ये एक वेक्टर आ गया। इस यू वेक्टर को हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू वन और स्मॉल यू टू। ये एक मैट्रिक्स से डिफाइन कर रहे हैं, ये आइगन वेक्टर है। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करने पे यू वन यू टू की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन आया, दो इक्वेशन आए, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यू वन यू टू की वैल्यू आई जीरो, यानी कि कैपिटल यू इज इक्वल टू यू वन यू टू, तो मैट्रिक्स में और दोनों की वैल्यू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि अगर आप कोई वेक्टर चुनते हो, अगर कोई आइगन वेक्टर चुनते हो, वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होता है जो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, जो भी किसी भी डायरेक्शन दिखाता है, और अगर किसी का डायरेक्शन ही जीरो है, तो ये क्या बात हुई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी हद पे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस स्टेप के बाद हम लोग वापस जिस स्टेप में हम लोग ने वेक्टर चुना था, इस स्टेप में, इस स्टेप को थोड़े से अलग टाइप में सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया था कि हमने इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया था। इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया था। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेम यू वन यू टू लिए थे। इसके बाद हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स को। पर अब हम क्या करेंगे? इस यू वन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और यू टू को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। एग्जैक्टली लाइक दैट इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा। और फिर सेम सिमिलर प्रोसेस नीचे के साथ, यू वन को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इलेवन से, और यू टू को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 माइनस लैम्डा वन से। एग्जैक्टली थ्री फोर आ गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों को, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप में आएगा, और लेट कर लेंगे ये दोनों इक्वेशन जो होंगे वो ए के बराबर होंगे। ए को मानेंगे, लेट सपोज इस अभी के लिए वन मानते हैं। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब ये प्रोसेस, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में सही रिजल्ट नहीं आता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लेते हैं मैट्रिक्स कैलकुलेशन में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप के बाद हम लोग ए का वैल्यू वन पुट किए, और वन पुट करने पे हम लोग को यू वन का वैल्यू आ गया और यू टू का वैल्यू आ गया। यानी कि यू मैट्रिक्स आइगन वेक्टर जो हमने डिफाइन किया था, उन दोनों का वैल्यू आ गया यू वन, दैट इज 11 और माइनस 16.38। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होता है आइगन वेक्टर्स हमारे पास मिल गए। आइगन वैल्यूज आपको याद करो, पहले आइगन वैल्यूज हमने निकाला था। आइगन वैल्यूज को फिर कंसिडर किया पहला आइगन वैल्यू, उसके बाद हम उससे आइगन वेक्टर निकाल चुके हैं। आइगन वेक्टर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नॉर्मलाइज कर दो। नॉर्मलाइज कर दो आइगन वेक्टर को। तो हम लोग यू को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का क्या होता है? जो जो फर्स्ट वैल्यू होता है डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस माइनस इसका 16.38 का स्क्वायर। दूसरा वैल्यू माइनस दूसरा वैल्यू माइनस 16.38 बाय अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 16.38 का स्क्वायर, दूसरे वैल्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा अपना नॉर्मलाइजेशन। इसको हम लोग एन वन से डिफाइन किया, एन वन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। टेक लैम्डा टू इज इक्वल टू 66.62, जो कि दूसरा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू था, दूसरा आइगन वैल्यू था ये। अब उसको लेके हम लोग दोबारा सब स्टेप चलते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पर ये आएगा। हम इसमें मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको, अच्छा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। ये वी वन इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वी टू इससे मल्टीप्लाई होगा। सेम प्रोसेस जो हमने इसमें सेकंड स्टेप में किया था।
जो अगर हमारे पास u1 u2 का वैल्यू 0 आया था, उसके बाद जो स्टेप में किया था सेम स्टेप इसमें करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग b से नोट करते हैं, b का वैल्यू हम लोग 1 से लेट कर दे रहे हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास v1 का वैल्यू आ जाएगा और v2 का वैल्यू आ जाएगा। तो v1 v2 दोनों का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास पूरा v वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। आइगन वेक्टर लैम्डा 2 के लिए क्या होगा, 11 और 7.38। इसको भी नॉर्मलाइज कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म है वो ऊपर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दोनों का होल स्क्वायर, यस एग्जैक्टली सेम। और 7.38 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 7.38 का होल स्क्वायर। सबको सॉल्व करने के बाद नॉर्मलाइजेशन n2 भी आ जाएगा इतना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ तक जब हमने दोनों नॉर्मलाइजेशन निकाली है, दोनों नॉर्मलाइजेशन किसके से निकाला, आइगन आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और आइगन वैल्यू लैम्डा 2 दोनों का नॉर्मलाइजेशन निकाल दिया, n1 और n2। इतना करने के बाद हम अब सीधा निकालते हैं pc1। pc1 का फॉर्मूला होता है n1 ट्रांसपोज इंटू a माइनस ए बार b माइनस बी बार। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला, फीचर्स में फीचर वन में सैंपल वन, सैंपल टू, सैंपल थ्री, सैंपल फोर, ए बी, ये डेटा हमारे पास गिवन था। अब पीसी वन में पीसी वन वन, पीसी वन टू, पीसी वन थ्री, पीसी वन फोर निकालना है, और पीसी टू में पीसी टू वन, पीसी टू टू, पीसी टू थ्री, पीसी टू फोर निकालना है। ये कैसे निकलेगा, अब जैसे पीसी वन का फॉर्मूला ये है, पीसी वन यहाँ पहुंचे, पीसी वन एन वन टी एन वन ट्रांसपोज, मतलब एन वन ट्रांसपोज क्या होता है, तो एन वन क्या होता है पहले ये याद करो। एन वन क्या होता, एन वन क्या था अपना, था एन वन कहाँ गया, N1, ये एन वन था माइनस 0.5575, और इसका ट्रांसपोज यानी कि ये जो नीचे वाला टर्म है ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, सेम इधर देख लो आ गया यहाँ पर, ये दो अलग टर्म हो गया। और इन दोनों में ये क्या था, ए माइनस ए बार और बी माइनस बी बार। इसमें पी वन वन निकाल रहे हैं तो इसका ए क्या होगा, इसका ए ये होगा, यानी कि 4। और ए बार का वैल्यू कितना था, ए बार का वैल्यू था 8, और बी बार का वैल्यू था 8.5, शायद जहाँ तक मेरे को याद है, ये मीन था ना, मीन वैल्यू। तो 4 माइनस 8 और 11 माइनस 8.5 सही है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा कुछ इधर से, 4 और 2.5, -4 और 2.5। इसको अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी वन वन का वैल्यू आ जाएगा इतना। सेम काम करेंगे पी वन टू के साथ, तो एन वन ट्रांसपोज विल रिमेन द सेम, ये तो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, इसमें 8 और माइनस ए बार का वैल्यू था 8, और बी बार का वैल्यू 4 माइनस 8.5, देखो सेम है। तो पी वन टू का वैल्यू आ जाएगा इतना, पी वन थ्री का वैल्यू निकाल लेंगे, पी वन फोर का वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट पी टू वन में कुछ चेंज आ जाएगा क्या, एन टू ट्रांसपोज आ जाएगा, एन टू का वैल्यू ये गिवन था, जिसका ट्रांसपोज कितना आएगा 0.8308, और इसके इधर आ जाएगा, यानी कि इसका रो बन जाएगा कॉलम, रो बन जाएगा कॉलम, सेम एग्जैक्टली ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, फिर पी टू वन का फॉर्म निकल गया, पी टू टू का निकल जाएगा, पी टू थ्री का निकल जाएगा, पी टू फोर का निकल जाएगा। तो अपने पास पी सी वन का सारे वैल्यूज निकल गए, और पी सी टू के सारे चारों वैल्यूज निकल गए। इस टाइप का हमने कुछ ग्राफ बना दिया। अब हम इसको एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हैं, इतना बनाओगे तो इतना भी आपको सही है। अगर इसको प्लॉट करना चाहोगे एक्स और वाई, तो ये याद रखिए कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, जैसे उसका एक था एन वन का, एक था एन टू, जो नॉर्मलाइज था, नॉर्मलाइज वेक्टर, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मलाइज वेक्टर था, इसका जो ग्राफ बना और इसका जो स्ट्रेट लाइन बना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिग्री पे होगा, 90 डिग्री एंगल पे होगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 2D बन रहा है 1D, यानी कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो रहा है। बस इतना ही था आपका पीसीए, इसके ऊपर रिवाइज कर लीजिए। और जितने भी स्टेप्स थे इसमें, आपको स्टेप्स मतलब एल्गोरिदम पूछ सकते हैं, तो आपको स्टेप्स भी काउंट हो जाएंगे इसमें, तो आपको स्टेप्स को लिखना पड़ सकता है कि क्या क्या करना है। बाकी काफी सिंपल था, आप इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपका अवेलेबल हो जाएगा मेरी वेबसाइट पे। थैंक यू।